हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का एक और सनसनीखेज भाग, जिसका नाम है नागराज और कांजा, जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही। रात जिसके आमंत्रण पर कुछ लोगों की सुबह होती है। शहर की कुछ गलियां कल्बों और सुनसान समुद्री तटों पर होती है चहल पहल, और इस चहल पहल से शरीफ नागरिकों को कोई लेना देना नहीं होता है। अलबत्ता दे वो जरूर आते हैं। रसाला सूट बूट और टाई लगाकर रात में घूमता है। जेब में रखता है सिर्फ 5 रुपये 12 आने। अब नक्की हो ले, वरना 5 ही टुकड़े कर दूंगा तेरे। चल फुट यहाँ से। घर में घरवाली चैन नहीं लेने देती और बाहर ये लौटेरे। करे तो क्या करे, आज रसाला दिन ही खराब है। रात बोलवे रात, और हाँ 2 रुपये 27.5 शराफत से मेरे हवाले कर दे। बड़ी कड़की है क्या। इसी पल उनकी आंखों को चकाचौंध करती लपलपाई वह चमक। जॉन, यह क्या था। लगता है कोई तारा टूटकर उस तरफ गिरा है। जॉनी, वह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्य से फैल गई दोनों की आंखें। उसे मत देख जॉनी, उसके जिस्म पर लदे हीरे मोती देख, लाखों में होगी इनकी कीमत। कुत्तों के समान दोनों लार टपकाने लगे थे। जॉन देख उसे। बाज की तरह वह झपट पड़ा। दोनों उस आश्चर्य पर आवाज नहीं समझी। उस आश्चर्य से इस हरकत की उपेक्षा तो हरगिज नहीं थी जॉन को। तुम्हारे गले से चीखों की आवाज निकलेगी या नहीं, यह अब तुम दोनों की सहमति पर ही निर्भर है। खट से खुल गया जॉनी का 12 इंची चाकू। उफ चुड़ैल, तेरी आंतड़ियों की दावत दूंगा। अब मैं इस समुद्री जीवों को गजब की फुर्ती भरी थी। सुंदरी के लचीले बदन में और आंखों में था क्रोध। अगले पल उसकी पोशाक से यह क्या खींचा उसने। दोनों में से कोई भी कुछ भी ना समझ सका, और सुंदरी ने चेहरे पर प्रलंकारी भाव लिए हुए वह छड़ी छुआ दी थी जॉन और जॉनी से। हा हा हा, तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा सामना आज मुझसे हो गया है। हा हा हा। उफ, गायब हो गए थे दोनों। और फिर वहां से आगे बढ़ी वो रहस्यमय सुंदरी। पृथ्वी पर पहुंचते ही मेरा सामना 2 शैतानों से हो गया। पृथ्वी सचमुच बुरे लोगों से भरी लगती है। ठीक जगह पर पहुंची हूं मैं। उधर राजधानी में गरमाया हुआ था चुनाव का माहौल। कई राजनीतिक पार्टियां जहां चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, वहीं नेशनल पार्टी के भूतपूर्व रक्षा मंत्री मिस्टर रिचर्ड आर्थ एक आम सभा को संबोधित करने जा रहे थे। सर, इस बार आपकी पार्टी की जीत को कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पब्लिक के रुख का कोई भरोसा नहीं है मिस्टर थॉमस। रक्षा मंत्री के आगमन पर गर्मा उठा था सारा माहौल। भावी विजय की चमक थी ऑर्थर की आंखों में। रक्षा मंत्री ऑर्थर का स्वागत किया नन्हे बच्चों के बैंड ने। बहुत खूब, राष्ट्रीय एकता की ये धुन लाजवाब है। और फिर सभा को संबोधित करने मंच की ओर बढ़े मिस्टर ऑर्थर के कदम। नारों का अद्भुतपूर्व शोर थमा भी ना था कि वातावरण गूंज उठा। मोटरसाइकिलों के इंजनों के तीव्र शोर से सनसनी मचाती उन मोटरसाइकिल सवारों ने टीडी दल के समान चारों तरफ छितरते चले गए। अंगतुक मोटरसाइकिल सवार हकबकासा खड़ा प्रत्येक व्यक्ति अभी कुछ समझ भी ना पाया था कि कौन है ये मोटरसाइकिल सवार। उफ, इनकी बाइक्स पर गने फिट हैं। गार्ड्स की गने उस आकस्मिक खतरे से निपटने को उठ भी ना पाई थी कि उफ खतरा। और भयानक शोर मचाती मोटरसाइकिलों के साथ ही वहाँ गूंज उठे गोलियों के धमाके धमाके। सैकड़ों गोलियों के धमाके थे वे। नन्हे बच्चों के बैंड में मौत की खलबलची मचाती गुजर गई गोलियां। सैकड़ों गोलियों से छलनी हो गए ना जाने कितने मासूम। जान पर खेलने के लिए इधर से उधर दौड़ पड़े थे कमांडोज, लेकिन उस भयानक भगदड़ में किसी और से वो दुश्मन पर गोलियां चलाए। उफ, हमलावर मंच की ओर बढ़ रहे हैं। ऑर्थर साहब की जान खतरे में है। जनूनी अवस्था में गोलियां बरसाते हुए लोगों के ऊपर से गुजर गई मोटरसाइकिल सवारों की वो मोटरसाइकिल्स, और इन्हें मंच की ओर बढ़ने से रोकना होगा। मंच के निकट की सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी उस तूफान ने, और उस वक्त ना जाने कितनी गोलियां समा गई ऑर्थर के जिस्म में। स्तब्ध अवस्था में कटे वृक्ष सा आपड़ा उनका जिस्म, और अब तक संभल चुके कमांडोज की गनों से निकली आग ना जाने कितने दुश्मनों को ठंडा करती चली गई थी। किल देम यू बास्टर्ड। दोनों ओर से जमकर हुई आतिशबाजी। 25 मोटरसाइकिल सवारों सहित सैकड़ों निर्दोषों के खून से रंग गया। जलियांवाला बाग बन गया था वो मैदान। मौत का भयानक सन्नाटा खिंच गया था वहां पर। और फिर इस दशक के सबसे बड़े हत्याकांड के बाद चीख उठे विश्व संचार के सभी माध्यम।
BBC न्यूज़। पूर्व रक्षा मंत्री मिस्टर राठौड़ आर्थर की सरेआम हत्या, सभी 25 हत्यारे मारे गए, सैकड़ों हताहत और दिल दहला देने वाला ये हत्याकांड सिर्फ 6 मिनट के अंदर। हत्यारे हैंड स्क्वाड के मेंबर्स थे। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरा विश्व स्तब्ध हो उठा था और विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज, जिसके कदम पड़ चुके थे शोकाकुल राष्ट्र की धरती पर। पूर्व रक्षा मंत्री रिचर्ड आर्थर की हत्या क्यों गई है? आर्थर साहब ने अपने मंत्रीकाल में पड़ोसी देश के आतंकवाद की समस्या के हल के लिए अपनी सेनाएं वहां भेजी थी, जिन्हें आर्थर साहब के बाद आई दूसरी सरकार ने वापस बुलवा लिया था। और इस बार फिर आर्थर साहब का रक्षा मंत्री बनना लगभग तय था। उस देश के आतंकवादी नहीं चाहते थे कि आर्थर साहब दोबारा पदासीन और उन पर फिर कोई मुसीबत टूटे, जबकि रक्षा मंत्री आर्थर साहब ने यह कदम पूर्व प्रेसिडेंट डिमेलो की इच्छा पर ही उठाया था। नागराज, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह कत्लेआम उस आतंकवादी ग्रुप टाइगर के इशारे पर डेथ स्क्वाड ने किया है। कमिश्नर नागराज को डेथ स्क्वाड के विषय में बताते चले गए थे। जी नहीं, किसी शत्रु देश ने आक्रमण नहीं किया है। यह है प्रचार का नया तरीका। इस बार बड़ी जबरदस्त प्रतियोगिताएं कराने जा रहे हैं WWC। मुझे तो प्रचार से ही रोमांच होने लगा है। रोमांच केवल प्रचार से नहीं था, रोमांच था विजेताओं के लिए की गई इनामों की घोषणा से भी। WWF की फाइट के लिए नए लड़ाकों की खोज। WWF के सौजन्य से शानदार विश्व फ्रीस्टाइल प्रतियोगिताएं, प्रत्येक विजेता को $5 लाख का इनाम। आयोजक शो मेकर। और इस अंधाधुंध प्रचार के बाद बहुत से लोग अपना शरीर बनाने में जुट गए थे। कई व्यायामशालाओं में एकाएक ही अपने शरीर को पुष्ट बनाने वालों की भीड़ लग गई थी। पूरा अंडरवर्ल्ड जानता है कि WWC उर्फ डेथ स्क्वाड को हर वक्त खतरनाक हत्यारों की जरूरत रहती है और वह हम जैसे खतरनाक हत्यारों को प्राप्त करना ऐसी ही खूनी प्रतियोगिताओं के माध्यम से करता है। हा हा हा। नागराज क्यों पढ़ रहा था इस विज्ञापन को? नागराज के अलावा उस रहस्यमय सुंदरी की भी दिलचस्प निगाहें जमी हुई थी उस होर्डिंग पर। बेहद खूनी और जबरदस्त होती है ये प्रतियोगिताएं। शहर में जब भी होती है मैं अवश्य देखता हूँ। उसके पतले अधरों पर अर्थपूर्ण मुस्कान थी। तब तो ये खूनी प्रतियोगिताएं मुझे भी देखनी होगी। मिलना पड़ेगा खुखार लड़ाकों से मुझे। शहर का सबसे बड़ा बोन स्टेडियम जो आज खचाखच भरा हुआ था, लेकिन WWC की शानदार प्रतियोगिताएं यहाँ नहीं होनी थी। यहाँ होना था लाइव टेलीकास्ट। उस विशाल स्क्रीन पर यह WWC ऐसी खतरनाक लड़ाइयाँ क्यों आयोजित करता है? WWC की कुश्ती में बेहतरीन लड़ाके भेजकर अपनी धवा विश्व में जमाने के लिए आम आदमी शो मेकर के शो के पीछे छिपे खूनी इरादों से अनजान थे। और अति विशिष्ट गैलरी से होकर कंट्रोल रूम की ओर बढ़ रहा था शो मेकर। लोथार, क्या पोजीशन है? शो मेकर, हमारे आदमी दर्शकों के बीच फैल गए हैं। शो शुरू होते ही जबरदस्त जुआ शुरू कर दिया जाएगा। गुड़ और जुए में जमा हुए करोड़ों डॉलर हमारे शो की सफलता सिद्ध करेंगे। और तभी उफ, अपनी छड़ी को बाज की तरह दबोच कर आगे बढ़ती चली गई वह रहस्यमय सुंदरी। उफ, वो उसके पास इतना बड़ा हीरा। इस लड़की पर नजर रखनी पड़ेगी। लूथर, क्या हुआ? जल्दी आओ, शो का समय हो गया है। शो मेकर विश्व की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता का आयोजक, जिसे दर्शक बोन स्टेडियम में लगी उस विशाल स्क्रीन पर देख रहे थे। शो मेकर, शांत हो जाए सभी। दोस्तों, आपको जिस शानदार मुकाबले की प्रतीक्षा थी, अब वो कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। कुछ ही देर में आप शो मेकर को दुनिया के जबरदस्त लड़ाकों के साथ अपने रूबरू पाएंगे और आप में से ही चुनेंगे हम उस एक हस्ती को जो जिसके हाथों विजेताओं को प्रदान की जाएगी ट्रॉफी और दिया जाएगा एक शानदार इनाम भी। यह था स्टूडियो और कंट्रोल रूम, जहां से सजीव प्रसारण की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगिताओं को बारी बारी से प्रतियोगिता स्थल पर ब्लड ग्राउंड भेजने के लिए हम तैयार हैं। तो आइए देखते हैं इन जबरदस्त मुकाबलों का सजीव प्रसारण। प्रतियोगिताओं को जमीन के नीचे दूर कहीं ब्लड ग्राउंड में भेजने के लिए उन्हें सवार कर दिया गया था स्पीड कार में। दौड़ चली स्पीड कार उस सुरंग में और ब्लड ग्राउंड में शुरू हो गई एक अनोखी वह खूनी प्रतियोगिता बाइकर वह धुंधरों के बीच। इधर बोन में शुरू हो गया था जबरदस्त जुआ भी। बाइकर की जीत 1 के 10। धुरंधर जीतेगा, बाइकर ही जीता। स्ट्रॉन्गमैन और स्ट्राइकर की खूनी जंग ने हिलाकर रख दिया था दर्शकों को। हा हा हा। स्ट्राइकर जब खेल के मैदान पर हो तो गोटियों को इधर उधर छितरना ही पड़ता है। स्ट्राइकर बना विजेता। जुपिटर और स्केट्समैन की जंग और भी दिलचस्प थी। स्केटमैन से तेज नहीं होगी ये तेरी गोलियां। जीता
स्केट्समैन। इधर WWC का एक कार्यकर्ता पहुंच चुका था उस रहस्यमय सुंदरी के निकट। हेलो लकी मिस, आपको चुना जा रहा है WWC के विजेता को ट्रॉफी प्रदान करने के लिए। क्या मुझे बेखौफ उठ खड़ी हुई वह सुंदरी। और तब अरे अरे यह क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी वो अद्भुत छड़ी चाहिए। और उनकी मनसा समझते ही आक्रामक हो उठी वह सुंदरी। उफ नो, उफ, मुझे यहाँ लाकर तुमने अपने लिए मुसीबत बुला ली है प्यारे मानवो। ये छड़ी तुम्हें, इसे मेरी भाषा में हीरक कहते हैं। हीरक को देखकर हीरे से भी ज्यादा चमक उठी थी लूथर की आंखें। बेवकूफ, छूने की गुस्ताखी कर बैठा हीरक के आगे जड़े उस नायाब हीरे को लोमड़ी सी चमक आंखों में लिए मुस्कुराई वो रहस्यमय सुंदरी। हीरक की और अपनी कुदृष्टि उठाने वाले मानव का अंजाम यही होता है। हा हा हा। इधर आश्चर्य के सागर में आंखों डूबा सो मेकर देख रहा था उस कक्ष का सजीव प्रसारण। उफ, क्या बुला है यह। उस सुंदरी को सम्मानजनक ढंग से यहाँ लेकर आओ, क्विक मूव। ओके सर। और यह वो क्षण था जबकि विजेता स्केट्समैन अपने स्पोर्ट से वापस लौट रहा था। हा हा हा। स्केट्समैन की जीत तो आरंभ से ही निश्चित थी। विजेताओं की जीत पर तालियों से स्टेडियम गूंजता। दर्शकों के लिए उसी समय प्रस्तुत हुआ एक अद्भुत दृश्य। अरे ये सांप कहाँ से आ गए हैं। सांप रस्सी बनकर जा लिपटी थी स्केट्समैन की टांगों पर और वह दृश्य देखकर सोमेकर की आंखें विचित्र अंदाज से फैल गई। सांप, ब्लड ग्राउंड में सांप कहाँ से आ गए हैं। इधर संभल कर उठा स्केट्समैन तो हस्तप्रद हो उठा था। तभी नागराज, हाँ, खेल की आड़ लेकर जो खूनी प्रतियोगिता यहाँ खेली जा रही है उसका उद्देश्य मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। नागराज संबोधित हुआ उस वीडियो कैमरे से। सोमेकर, मैं तेरी असलियत जान गया हूँ और अब मैं तुझे तेरे उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। और इसके बाद एक और खूनी जंग आरंभ करने के लिए बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ा स्केट्समैन और उसकी ठोकर ने उछाल फेंका था नागराज को। मेरी जरा सी असावधानी के कारण मुझ पर प्रहार करने में सफल हो गया यह। तीव्र गति के साथ स्केट्समैन पुनः नागराज पर झपटा, किंतु इस बार नागराज चुका नहीं था। तेरी तेजी को भाप लिया है अब नागराज ने, खोपड़ी भी पत्थर सी मजबूत है इसकी। रॉकेट की तरह उड़ा स्केट्समैन। नागराज, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। लोहे की जाली उखाड़ उसी समय नागराज ने स्केट्समैन के सामने अड़ा दी। नागराज के स्नेक स्टाइल के उस प्रहार को ना सह सकी उसकी छाती और ना जाने कितनी पसलियां कड़क उठी थी स्केट्समैन की। आगे बढ़ा नागराज और सोमेकर दुनिया भर से आमंत्रित किए गए खुकार हत्यारों के साथ डेथ स्क्वाड की जो टीम तो बनाना चाहता था उसकी धज्जियां इसी प्रकार उड़ा देगा नागराज। ब्लड ग्राउंड में तबाही मचाने को आगे बढ़ रहा था नागराज और उसका रास्ता रोक लिया था बाइकर्स ने। तेरी बदकिस्मती है कि तू बाइकर्स के सामने पड़ गया है। उसके हाथों मरने के लिए हा उठ भी ना पाया नागराज की हवा के झोंके के समान पलट कर वापिस आया बाइकर। भयानक फुर्ती का परिचय देता नागराज सर्प के समान सरसरा कर मोटरसाइकिल के पहिए की हद से बाहर हो गया था। उफ, ब्लड ग्राउंड में गूंज उठा बाइकर्स की मोटरसाइकिल का तेज शोर और तैयार था इस बार नागराज। ज़्यादा तेजी अच्छी नहीं होती है बाइकर्स। नागराज ने खाली ड्रम को बाइकर्स पर उछाल फेंका। नागराज के फेंके ड्रम से तो बच गया था बाइकर्स, लेकिन आगे तेल की सड़क पर ना जम सके बाइकर्स की बाइक के पांव यानी पहिए और वह लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। बेचारा बाइकर मुझे मारने का ख्वाब देखता हुआ बुरी मौत मरा। इधर वह अपना सूचना पाकर सोमेकर के चेहरे पर भूचाल से लक्षण प्रकट हो रहे थे। सोमेकर, नागराज की 2 सफलताओं के बाद नागराज की जीत पर जमकर जुआ लगा हुआ है। अगर इस बार किसी प्रकार नागराज हार जाए तो करोड़ों डॉलर हमारी झोली में आ सकते। उफ, नागराज और उस रहस्यमय पर टिक गई सोमेकर की निगाहें। बड़ा उठा सोमेकर। अगर यह तैयार हो जाए तो नागराज की पराजय निश्चित है, मगर यह तैयार होगी या भी नहीं। उधर स्ट्राइकर बढ़ रहा था नागराज की ओर। धरती पर तेजी से फिसलती जा रही थी स्ट्राइकर की बाइक। स्ट्राइकर की इसी बाइक पर लगे तीक्ष्ण ब्लेड ने छू जाने का अर्थ नागराज भली भांति जानता था। उफ, आ पहुंचा है एक और हत्यारा। 20 गोलियां छूट पड़ी स्ट्राइकर की स्टिक बाइक से पीछे फिट गन से और इनका खात्मा मैं अवश्य करूंगा। उफ, हा नागराज, स्ट्राइक के हाथों मरने को तू तैयार हो जा। जबरदस्त फुर्ती के साथ उठ खड़ा हुआ था नागराज, किंतु इसका क्या करे जबकि स्ट्राइकर तीव्र गति के साथ उसके शरीर पर जा पहुंचा था। गहरे जख्म से तड़प उठा था नागराज। स्ट्राइकर की इसकी बाइक से छूट पड़े थे बारूदी तीर। बारूदी तीरों से बचने को उछला नागराज, पर अलंकारी अठासा लगा उठा था वह। हा नागराज का हत्यारा बनने का गौरव मिलेगा मुझे। और अगले ही पल स्ट्राइकर तुझे रोकने के लिए एक्शन लाइन से गुजरती इस कूलिंग प्लांट की
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मेरे लिए काफ़ी है। और अगले ही पल गैस की ज़बरदस्त ठंड से स्ट्राइकर के हाथ स्टिक बाइक के हैंडल से जड़ गए थे। बर्फ़ का टीला सा नजर आने लगा था वह स्ट्राइकर। घबरा मत स्ट्राइकर, अभी बहुत गैस बाकी है इसमें। सजीव प्रशासन देखता खूनी सरोवर में बड़बड़ा उठा सोमेकर। नागराज, मौत अब तुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। इधर पाइप की सारी गैस खत्म होने के बाद नागराज ने छोड़ा उस पाइप को। हत्यारे की रगों में दौड़ता लहू तक जम गया होगा अब। इसी पल चौंक पड़ी थी नागराज की आंखें। स्ट्राइकर सहित गायब हो गया बर्फ का टीला और पीछे नजर आई वह सुंदर बला। नागराज, मुझे कांजा कहते हैं। इसने स्ट्राइकर को कैसे गायब कर दिया? मुझे इससे सावधान रहना होगा। रुक जा लड़की, इसे हाथ मत लगा, ये मेरा शिकार है। इसे फैसिंग के हाथों मरना होगा। कांजा झुक कर बच गई उसके वार से। कांजा को बदतमीजी पसंद नहीं बच्चे। इधर फैसिंग के हाथों में थमातार जा लिपटा उस पाइप से। अरे यह क्या हुआ? अगले ही पल कांजा ने हाथ में थमा हिरक छुआ दिया था फैसिंग से। हा, गुस्ताखी का यही दंड देती है कांजा। चौंक उठा नागराज कांजा की शक्ति देखकर। उफ, स्ट्राइकर को भी इसने इसी यंत्र की मदद से गायब किया था। तुरंत ही कांजा उसकी ओर पलटी और इस बार उसके हाथ में थी तलवार। नागराज, तुझे गायब नहीं करना है, मुझे तुम्हें हराना है, जिससे सोमेकर जुआ जीत सके। हा। नागराज न सिर्फ फुर्ती के साथ तलवार को खुद से छू जाने से बचाया, बल्कि कांजा को भी जड़ी वो प्यारी सी ठोकर। नागराज, ऐसी ही हार जाने वाली चीज़ नहीं है मिस कांजा। और इसी एक पल में समझ गई कांजा कि नागराज से मुकाबला आसान नहीं होगा उसका। नागराज, अब देखूंगी कि तुझ में बचने की फुर्ती ज़्यादा है या मेरी तुझे काटने की फुर्ती ज़्यादा है। नागराज की कलाइयों से छोटे सांपों को गाजर मूली के समान काटती चली गई थी कांजा। हा। इन बेजुबान प्राणियों को काटने को क्यों भेजता है नागराज? खुद सामने आ, खुद। उफ, क्या फुर्ती है, तलवार चलाने में माहिर है ये। निंजा से बिजलियां सी गिरती टूट पड़ी थी कांजा नागराज पर और नागराज को पसीने छूट गए। वार बचाते बचाते सरप्रस्ती पर उठता चला गया था नागराज। फिर जमीन से टकराए नागराज के कदम और इसी पल खतरे का एहसास हुआ उसे। उफ, यह क्या? मेरा एक पांव किसी शिकंजे में फंस गया है। दीवार से निकलकर एक शिकंजे ने कस लिया था नागराज का पैर और आगे बढ़ती कांजा सहसा ही ठिठक कर रुक गई और उसके पतले अधरों पर आ गई थी वह मुस्कान। हा, नागराज, अब मैं इत्मीनान से तुम्हारे टुकड़े कर सकूंगी। चेहरे पर मुस्कान लिए सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ी कांजा। नागराज, तेरी जिंदगी और मौत के बीच मेरे कुछ ही कदमों का फासला रह गया। उफ, इसके हाथों से इसकी तलवार निकालनी होगी मुझे। सर्प सैनिक उसकी तलवार से लड़े और फुर्ती से कांजा से हिरक निकाल ली। नागराज, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। हिरक को भी झपटने के लिए आते सर्पों को फुर्ती से हिरक छुआ गायब करती चली गई कांजा। हा, अब मैं तुझे भी तेरे सर्प सैनिकों के साथ गायब कर दूंगी। कांजा, तुझ पर मैं विष फूंक का प्रयोग नहीं करना चाहता था, किंतु तूने मुझे इसका प्रयोग करने के लिए विवश कर दिया है। तेरी विष पुकार भी मुझे कुछ न कर पाएगी नागराज। विष पुकार से बचकर नागराज के ठीक पीछे जा पहुंची थी कांजा और इसी पल हिरक को नागराज के कंधों से छुआ दिया था उसने। गायब हो गया नागराज। नागराज का संपूर्ण अस्तित्व। विचित्र ढंग से मुस्कुरा उठी कांजा। नागराज भी ना बच सका मुझसे। आतंकवाद का दुश्मन आज धरती से विदा हुआ। हा। इधर नागराज और उस खूबसूरत बल्ला की जंग का सजीव प्रशासन देखते सोमेकर की आंखें भयानक अंदाज से चमकने लगी थी। मैं जानता था कि कांजा के पास जो शक्ति है उससे नहीं निपट पाएगा नागराज। हा, खत्म हो गया आतंकवाद के सिर पर से नागराज का आतंक। और अब ये दूसरी खुशखबरी मिली उसे। कमाल हो गया सोमेकर, करोड़ डॉलर लगे थे नागराज की जीत पर, सब के सब अब हमारी जोली में आ चुके हैं। ओह गुड, जबरदस्त स्वागत किया सोमेकर ने। वेलकम कांजा, तुमने केवल मेरे ही शत्रु को खत्म नहीं किया बल्कि संपूर्ण विश्व अपराध जगत पर तुमने एहसान किया है। कांजा, नागराज के कारण मेरा विश्व के खुखार हत्यारों की डेथ स्क्वाड बनाने का सपना तो टूट गया, किंतु अगर तुम मुझसे मिलकर जाओ तो वो मेरा मिशन कामयाब हो सकता है जिसके लिए मुझे उन हत्यारों की जरूरत थी। इस तरह समाप्त हुई थी वो खूनी प्रतियोगिताएं भी। सोमेकर, अपने मिशन की सफलता के लिए मैं तेरे मिशन को कामयाब बनाने की चेष्टा भी कर सकती हूँ। यह कहकर तुमने मेरे दिल से एक बोझ हटा दिया कांजा। मुझे तुम अपने साथ और अपने मित्र ही समझो सोमेकर। और शीघ्र ही उस शानदार कक्ष में कांजा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपने उस मिशन के बारे में ना जाने क्या क्या सोमेकर ने कि दीवार के एक हिस्से के सरकने के बाद वहाँ नजर आने लगी एक 6 mm की स्क्रीन। और कांजा, इन्हें पहचान लो, ये है हमारे देश के सर्वोच्च पद पर भूतपूर्व प्रेसिडेंट डी मेलो।
अगर इन चुनावों के बाद इनका दोबारा राष्ट्रपति बनना तय है और यही हमारी मिशन है, यानी हमें 2 दिन पश्चात शाम ठीक 5:45 पर इनको कत्ल करना है और यह काम तुम्हें करना है। तुम भीड़ में रास्ता बनाती हुई मिस्टर डी मेलो के निकट पहुंचोगी और उन्हें गायब कर दोगी। ठीक किसी क्षण डेथ स्क्वाड वहां धावा बोलकर सिक्योरिटी का ध्यान भंग कर देगा और उस भगदड़ का लाभ उठाकर तुम आसानी से वहां से निकल सकती हो। और हिरक के रहते तुम्हारा रास्ता रोकने की चेष्टा कौन कर सकता है? सोमेकर, तुम्हारा काम हो गया समझो। हाँ, पर इसे तुम पीछे ही रखो। लोमड़ी के समान चमक उठी थी उस वक्त सोमेकर की आंखें। मूर्ख लड़की, प्रेसिडेंट को गायब करने के बाद सोमेकर तुम जैसी खतरनाक लड़की को जीवित नहीं छोड़ेगा। पृथ्वी जहां आज प्रत्येक ओर अराजकता, हिंसा, अपराध और अत्याचार के नाग अपना फन फैला रहे थे, कल्पना में नहीं की जा सकती थी। पृथ्वी से दूर एक ऐसा ग्रह भी है जहां क्रोध, अत्याचार, अराजकता, हिंसा, अपराध तक का नाम भी नहीं जानते हैं वहाँ के लोग। इस ग्रह पर कभी रात नहीं होती है क्योंकि हवा में तैरते प्रकाश पिंडों से जगमगाती रहती है मून ग्रह की धरती। और ऐसे में जब ग्रह की धरती पर आ पहुंचे जान और जोनी, जान भैया हम कहाँ पर आ गए हैं पता नहीं, उस कमबख्त ने कहाँ पर लापटका है हमें। और ऐसे में जब ग्रह की धरती पर आ पहुंचे स्ट्राइकर भी, उफ यह कहाँ आ पहुंचा मैं, मेरे आसपास जमी बर्फ भी पिघल चुकी है। और कहाँ है नागराज? पृथ्वी का एक और शैतान मौजूद था ग्रह के दूसरे हिस्से में। उफ, कांजा के हाथों गायब होकर यह मैं कहाँ पहुंचा हूँ। फेंसिंग भी, उफ इन सब शैतानों को वहाँ भेजना क्यों चाहती थी कांजा? मैं जिंदा हूँ या मैं मुर्दा हूँ? और 5 शैतान आ मिले उस स्थान पर। स्ट्राइकर और लोथर भी यहाँ हैं, फेंसिंग और स्ट्राइकर भी यहाँ पर। उफ, लोथर और फेंसिंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इकट्ठे हो गए 5 जालिम। हम कहाँ पहुँचे हैं लोथर? मैं खुद उलझन में हूँ। चलो अच्छा हुआ हम 1 से 5 तो हो गए हैं। दूर शायद कोई नगर है, हमें उधर चलना चाहिए। उधर नगर में मची हुई थी खलबली। उफ, मेरे हाथों को यह क्या हो रहा है? उफ, दम क्यों घुट रहा है मेरा? मेरे पूरे शरीर पर भयानक जलन हो रही है। उफ, ग्रह का वातावरण अद्भुत ढंग से गर्म होता जा रहा है। क्वीन सोजा एकाएक ही भेद गंभीर होता चला गया। क्वीन सोजा का चेहरा सनसनी मचा दी उस ग्रहवासी ने। वहां पहुंचकर क्वीन सोजा मून ग्रह की ओजोन परत में छिद्र हुआ पड़ा है। वायुमंडल से प्रदूषण की किरणें, वह विषैली गैस उस रास्ते से ग्रह में प्रवेश कर रही हैं। उफ, क्वीन सोजा ग्रह में प्रवेश कर रही उस दूषित वायु के साथ साथ ग्रह के नागरिकों पर भी संकट बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी उस छिद्र को बंद ना किया गया तो मून ग्रह शमशान नजर आने लगेगा। आइए गृह मंत्री, सेना कमांडर बलकर को हमारे उस स्थान तक पहुंचने की तैयारी का आदेश दीजिए। हम अभी पहुंचते हैं। उस छिद्र को फौरन ही बंद करना आवश्यक है। और उस विशेष कक्ष में पहुंचकर भोज की ओह उठी हुई है क्वीन सोजा। दूसरा हिरक गायब। हिरक की शक्ति से ही संभव था मून ग्रह को प्रदूषण से बचाने वाले रक्षा आवरण में छेद करना। मून ग्रह की वह जेल जिसमें आज तक केवल एक ही अपराधी रहा था, वह खाली था। कांचा कैद से फरार हो चुकी है। उफ, हिरक को भी वही ले गई है। क्वीन सोजा के नेतृत्व में चल पड़ा वह दस्ता उस छिद्र को बंद करने के लिए। ग्रह के भारी आवरण में छिद्र बंद होने के बाद जंगल में आग की तरह फैल गई थी। कांजा ने फरार होने के लिए ओजोन परत में छिद्र कर दिया है और इस ग्रह के आसपास वातावरण इतना अधिक प्रदूषित है कि प्रदूषण ने हमारे वातावरण में प्रवेश के साथ ही हमारे जिस्म पर फफोले पड़ने शुरू हो गए हैं। किंतु अब क्वीन सोजा जा रही है उस छिद्र को बंद करने के लिए। उधर नगर में प्रवेश कर चुके 5 शैतानों की आंखों में उस वक्त शैतानियत नजर आने लगी थी। तब कैसे बड़े बड़े चमकदार व आलीशान हीरो से लदी है यह स्त्री। करोड़ों में होगी इनकी कीमत, अरबों की भी हो सकती है। लेकिन यह हमें क्या हो रहा है? हमारे जिस्म में जलन क्यों हो रही है? गोली मारो तड़पने वाले को और लूट लो जितने चाहो हीरे। लोथर ठीक कहता है, फफोलों का इलाज तो बाद में भी हो जाएगा। दूत वेग से आगे बढ़ी स्ट्राइकर की अनोखी स्ट्राइक बाइक, जो कैसी भी जमीन पर फराटे के समान दौड़ सकती थी। लाखों डॉलर तो अब पता नहीं मिलेंगे या नहीं, पर ये करोड़ों का माल हाथ से जाने नहीं दूंगा मैं। इतना माल जिस्म पर लेकर चलेगी तो किसी शरीफ आदमी का ईमान भी डोल जाएगा। और मैं तो स्ट्राइकर हूँ, जुर्म का दरिंदा। हिम्मत करके उठ बैठा वह नागरिक। कौन हो तुम इस ग्रह के नागरिक तो नहीं हो। तीव्र गति से घुमा लोथर का वो डंडा, जिससे छूटी आग से चीख पड़ा मून ग्रह का वो नागरिक। मेरे काम में बाधा खड़ी करता है। जानता नहीं, मैं पृथ्वी से आया हूँ। फेंसिंग पर झपट पड़ा था वो, किंतु फेंसिंग का मुकाबला क्या खाक कर पाता वह। दूर हट गंदे बंदे, अभी बहुत से हीरे इकट्ठे करने हैं मुझे। उफ नहीं, नगर का सबसे अधिक प्रदूषित हो चुका हिस्सा था वह।
हीरो की खान में आ पहुंचे हैं हम। लोथर, मुझे इन बेचारों की तरफ देखी नहीं जा रही है। स्टिक बाइक से छूट पड़े मौत के सोले। शैतानों, क्वीन सोजा ग्रह के उस छिद्र को बंद करने जा रही है जिससे तुम भीतर प्रवेश कर तो आए हो, किंतु अब जीवित बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उस छिद्र के बंद होते ही तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद होकर रह जाओगे। तीनों के जिस्म की रग रग में शैतानियत फूटने लगी थी। यह सुनकर वह छिद्र भरने से रोकना होगा कठिन सोजा को, क्योंकि अगर वह छिद्र भर गया तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतनी विशाल दौलत हमारा क्या काम आएगी और यहाँ हमारा कफन बन जाएगा। इधर जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी क्वीन सोजा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रदूषण मापक यंत्र पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। नगर का दृश्य देखकर दहशत उभर आई क्वीन सोजा की आंखों में। उफ, सेना कमांडर बलकर, अपने वाहन की गति बढ़ाओ। अगर इनमें से एक को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यह वाहन की अधिकतम गति है क्वीन सोजा। किंतु तभी उनके रुक जाना पड़ा, क्योंकि सामने ही दीवार बनकर खड़े थे वे तीनों शैतान। तो तुम हो क्वीन सोजा। तुम्हें इसके शरीर पर सूर्य के समान चमकता ताज और गले में वो खूबसूरत हीरो जड़ा हार दिखाई नहीं दे रहा क्या लोथर? तीनों की इस हरकत से क्रुद्ध हो उठी थी क्वीन सोजा। कौन हो तुम लोग? धरती के शैतान। फैंसी की गन से छूटे सोलों ने वहाँ भगदड़ मचा दी थी। स्ट्राइकर उड़ता हुआ आया अपनी स्टिक बाइक पर, और इधर लोथर व जोनी भी खड़े ना रहे थे। उफ नहीं! आंखों से शोले बरसाते हुए चीख कर आदेश दिया क्वीन सोजा ने। सेना कमांडर बलकर, सोजा की धरती पर भयानक अपराध किया इन्होंने। इन्हें केवल मृत्यु दंड देगी सोजा, खत्म कर दो इन्हें। उस विशेष वाहन पर बाहर निकला सेना कमांडर बलकर इन्हें जीवित नहीं छोड़ेगा क्वीन सोजा। और उछल पड़ा लोथर। तुम्हारी वजह से मून ग्रह पर तबाही बढ़ सकती है शैतानों, तुम्हें अब शीघ्र ही समाप्त होना होगा। आगे बढ़ते तलवारबाज वह दूसरे ही क्षण आतंक फैला दिया था स्ट्राइकर ने। तलवारों की शक्ति से मुकाबला करोगे, गोली बारूदों का हा हा। स्टिक बाइकर से छूट पड़े मौत के शोले। खून से रंग रही थी वो धरती जहाँ किसी ने कभी अपराध के विषय में सोचा भी नहीं था। मेरे साथी पर वार करने का परिणाम भयानक होता है बच्चे। टुकड़े टुकड़े हो गया बलकार के चेहरे पर लगा प्रदूषण मास्क, और अगले ही पल उसके कंठ से चीखें उबल पड़ी थी। आह! सेना कमांडर, उफ नहीं! पूरी शक्ति के साथ शत्रु का सिर काट लेने को क्वीन सोजा की तलवार घूमी, किंतु हा हा अब छिद्र वह छिद्र अब तू कभी बंद नहीं कर पाएगी क्वीन सोजा, क्योंकि अभी हमें यहाँ से बाहर जाना है। अग्नि की भीषण लपटों से झुलस कर रह गई क्वीन सोजा का वह मास्क। तड़प फूटी क्वीन सोजा। स्ट्राइकर, ये लोग यहाँ बढ़ रहे प्रदूषण को सह नहीं पा रहे हैं। क्वीन सोजा, अगर तुम अपनी और अपने ग्रहवासियों की प्राण रक्षा करना चाहती हो तो पहले हमें यहाँ से पृथ्वी पर भेजने का रास्ता दिखाओ। हरगिज नहीं। जिस मकसद से तुम शैतानों ने मिलकर यहाँ तबाही मचाई है वह कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम आजीवन इसी ग्रह पर रहोगे। तब रास्ता हम स्वयं ढूंढ लेंगे, किंतु तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। हा। अगर मेरे अंत के बाद तुम्हें तुम्हारी धरती मिल सके तो मैं मरने को तैयार हूँ। और इसी पल हैरान हो उठा वह फैंसिंग। उफ! सांप इस ग्रह पर भी होते हैं क्या सांप? नागराज, तुम अपनी हरकतों से यहाँ भी बाज नहीं आए तो मुझे ये हरकतें करनी पड़ती। उफ! ये तुम्हारी हरकत थी। आह! मैं चाहता तो मेरे सर्प सैनिक तुझसे तेरे प्राण भी छीन सकते थे फैंसिंग। क्वीन सोजा, मेरा नाम नागराज है। तुम्हारी धरती पर अब और अधिक तबाही व बर्बादी मैं नहीं करने दूंगा इन लोगों को। उफ! नागराज ने एक मृत सैनिक का मांस सौंप दिया था क्वीन को। ठहरो, ये मेरा शिकार है स्ट्राइकर। नागराज उस वक्त तो बच गया था मेरे हाथों मरने से, पर अब तू मरेगा मेरे हाथों। लेकिन फैंसिंग भूल रहा था कि सामना नागराज से है। अरे मेरी गन कहाँ जा रही है? रॉकेट की शक्ति के बल की तेजी के साथ उड़ा फैंसिंग और नागराज। गोली से तो तू एक आसान मौत मर जाता, पर अब फैंसिंग तुझे तड़पा कर मारेगा। नागराज को जकड़ने के लिए आगे बढ़ा वो कटीला था जिसे नागराज ने तेजी के साथ थाम लिया था। इसी फसल फैंसिंग बेहद तेज गति के साथ ऊपर उड़ता चला गया। हा नागराज, यह तूने क्या किया? हा। फैंसिंग उसे समाप्त करके ही लौटेगा। अब नागराज के साथ बेहद ऊंचाई पर पहुंच चुका था फैंसिंग। जरा सोच नागराज की अब इतनी ऊंचाई से गिर कर तेरी हड्डियों का क्या हाल होगा। हा। इस कटीले तार के कांटे मेरे हाथों में धसे हुए हैं और अब ये तार को झटके देकर मुझे गिराने का प्रयास कर रहा है। इसके बदन पर ऐसा कोई स्थान ढूंढता हूँ जो सर्प सैनिकों के प्रयोग के बाद इसकी हार और मेरी जीत निश्चित कर सके। नागराज के चेहरे पर भरपूर ठोकर जड़ दी थी उसने। उसकी ठोकर को पकड़ने का प्रयास किया नागराज ने, किंतु इस प्रयास में
हाथ लहूलुहान उठ रहे थे उसकी। तब नागराज ने किया वह निश्चय, अगर इसकी पीठ पर बंधे रॉकेट की शक्ति इससे छीन ली जाए तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी भयानक मौत होगी इसकी। करामत दिखा गए नागराज के सांप। थर्रा उठा फेंसिंग कभी कभी अधिक समझदारी भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। नागराज झूल गया था सरपरस्ती पर। धम से नीचे आ गिरी फेंसिंग की लाश और नागराज, तुझसे तेरी जिंदगी अधूरी ही छूट गई थी जिसे अब मैं पूरी करूंगा। स्ट्राइकर, नागराज की इस धरती पर मौजूद रहते हम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते हैं, उसे समाप्त करना ही होगा। उधर नागराज के पाँवों ने अभी धरती छुई ही थी कि आ पहुंचा शैतान स्ट्राइकर। नागराज, कैसी तबीयत है तेरी? स्ट्राइकर, अकेला नहीं है नागराज, लूथर भी यहाँ उपस्थित है। लड़खड़ाती आ पहुंची क्वीन सोजा भी। शपथ लिया मैंने कि मून ग्रह पर अपराध को कभी जन्म नहीं लेने दूंगी। तुम्हारी शपथ टूटने न पाएगी क्वीन सोजा। स्ट्राइकर की बाइक से छूटा वह बम क्वीन सोजा के चिथड़े उड़ा देता। अगर नागराज एक क्षण की भी देरी करता तो बचो राजकुमारी सोजा। स्ट्राइकर की ओर झपट पड़ी नागराज की सस्सी। उफ, इससे क्या हुआ? बाइक आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन की और मशीन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। स्ट्राइकर, लोथर का रास्ता रोक लिया था सोजा ने। तुम जैसे शैतानों के लिए सोजा के पास केवल मौत की सजा है। हा हा हा, मौत केवल ताकतवर की गुलाम होती है सोजा। नागराज की उस ठोकर से स्ट्राइकर के मांस की चिंदियाँ उड़ गई थी। स्ट्राइकर के अपने स्टील पंजों का वार किया नागराज पर। नागराज, तेरे जिस्म से मांस नोच लूंगा मैं। जबरदस्त ढंग से उछाल फेंका था नागराज ने उसे। कई सांपों ने जकड़ लिया था उसे। नागराज ने उस भरपूर झटके के साथ चीख पड़ा स्ट्राइकर और दो टुकड़ों में कटता चला गया उसका जिस्म। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर सोजा के जबरदस्त आक्रमण का मुकाबला न कर पाया लोथर और लोथर के खून से नहा गई थी सोजा। नागराज, तुझे मारने में असफल रहे तो खुकार हत्यारे जिन्हें तेरी ही मौत के लिए डेथ स्क्वाड के रूप में चुना जा रहा था, क्योंकि मंत्री ऑर्थर की हत्या के बाद प्रेसिडेंट डिमेलो की हत्या में तू बाधा बन सकता था, लेकिन आज तू असफल हो जाएगा प्रेसिडेंट डिमेलो को बचाने में नागराज, क्योंकि आज 5:45 पर वह अवश्य मारा जाएगा। हा हा हा, तेरी हार होगी नागराज, तेरी हार। इसी के साथ आंखें खुली की खुली रह गई लोथर की और मर चुका था वह। सोजा दौड़ पड़ी नागराज की ओर। नागराज, ग्रह पर फैले प्रदूषण के प्रभाव से तुम्हारे जिस्म पर भी जबरदस्त जलन हो रही होगी। फर्ज की राह पर चलने के लिए बड़े से बड़ी जलन बर्दाश्त करने की ताकत आ जाती है। नागराज, तुम फरिश्ते बनकर ना आते तो जाने क्या हो जाता मून ग्रह पर। क्वीन सोजा, मैं मून ग्रह पर खुद नहीं आया बल्कि भेजा गया हूँ। मुझे यहाँ भेजने वाली है कांजा। ओह कांजा, क्या आप उसे जानती हैं सोजा? नागराज, उसकी नस नस से वाकिफ हूँ मैं। कांजा ही एक अकेली नागरिक है जिसे मून ग्रह पर बनाए गए मेरे कानून पसंद नहीं आए थे। मून ग्रह के सीधे साधे लोगों को सताकर उसे अद्भुत आनंद मिलता था। हा, तुम्हारे सुंदर बाल तुम्हारी घोड़ी की पूंछ पर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मून ग्रह पर किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए पहरेदारी नहीं की जाती है। एक दिन इस बात का लाभ उठाकर वह शैतान हिरक तक जा पहुंची। अब मैं इस ग्रह पर नहीं रहूंगी, लेकिन जाने से पहले हिरक को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक समय पर जाकर हमने उसे दबोच लिया था कांजा। मून ग्रह के कानून अनुसार तुझे इस अपराध की चेष्टा का कड़ा दंड दूंगी मैं, किंतु इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी वह। क्वीन सोजा, अब कांजा मून ग्रह की शांति को छिन्न भिन्न कर देगी, किंतु मैंने एक न चलने दी उसकी। हाथ रोक ले कांजा, वरना अंजाम भयानक होगा। प्रथम बार कोई कैदी लाया गया था उस जेल में। तुम्हारी सजा यही है कि तुम आजीवन इस काल कोठरी में रहोगी। खतरनाक भाव थे उस समय उसकी आंखों में। मुझे इस कैद में ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकोगी तुम क्वीन सोजा। और एक दिन अवसर पाकर वह हिरक को प्राप्त करने में सफल हो गई और हिरक की मदद से ग्रह की ओजोन परत में छेद करके वह भाग निकली, जिससे भीतर आए प्रदूषण के कारण यहाँ के नागरिकों की जान पर आ बनी है। नागराज, क्वीन सोजा ने अपनी बात समाप्त की। नागराज, इस प्रकार कांजा उस यंत्र सहित पृथ्वी पर चली गई और मुझसे बदला लेने के लिए उसने बुरे लोगों को पृथ्वी से मून ग्रह पर भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो यहाँ की शांति को भंग करके मेरे बनाए कानूनों का मजाक उड़ा सके। किंतु क्वीन सोजा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस छिद्र को कैसे भरा जा सकता, ताकि यहाँ की वायु को शीघ्र ही प्रदूषण मुक्त करके इन निर्देश लोगों के प्राण बचाए जा सके। नागराज, मेरे साथ आओ। नागराज के साथ उस स्थान पर जा पहुंची क्वीन सोजा। नागराज, हिरक की शक्ति से यह छिद्र शीघ्र ही भर जाएगा। दूसरा ही हिरक दिखाई पड़ने लगा क्वीन सोजा के हाथों में, किंतु इस छिद्र को भरने से पूर्व ही
तुम्हें यहाँ से पृथ्वी पर भेजना होगा, अन्यथा तुम वहाँ कभी नहीं जा पाओगे। और तुम्हें पृथ्वी पर भेजने के लिए मैं यह यंत्र तुमसे छुआ रही हूँ। क्वीन सोजा, मैं वादा करता हूँ कि कांजा के पास अब हीरक शक्ति नहीं रहने दूंगा मैं। हीरक की स्पर्श मास्टर से गायब हो गया था नागराज। अलविदा नागराज, अलविदा क्वीन सोजा। और अगले ही पल हीरक से छूट पड़ी वो विचित्र सुनहरी किरण जो बढ़ती चली गई थी उस छिद्र को। मूंग लोगों को सुरक्षित पाकर तब बेहद राहत की सांस भरी थी क्वीन सोजा ने। मैं ठीक हो गया नागराज, मून ग्रह को तबाह होने से बचा लिया तुमने। मेरे हाथ के फफोले स्वयं ही ठीक हो रहे हैं। और इधर पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर डिमेलो अपने भाषण के लिए बढ़ रहे थे मंच की ओर। बस अब कुछ ही क्षण रह गए हैं मुझे हीरक को बाहर निकालकर पूर्व प्रेसिडेंट डिमेलो से छुड़ाने के लिए। जब गजब की फुर्ती के साथ बाहर आया हीरक, किसी अनहोनी की आशंका से स्तब्ध उठे थे सभी लोग। और इसी पल कांजा की कलाई को थाम लिया था उस सशक्त हाथ ने। कांजा, नागराज तुझे हीरक शक्ति का और गलत प्रयोग नहीं करने देगी। नागराज तुम वापस कैसे पहुंचे? नागराज पकड़ लो इस लड़की को। कांजा ने बड़ी फुर्ती के साथ नागराज के पेट में जड़ दी थी वो टक्कर, और चीते की तरह जंप लगाकर भागी कांजा। डेथ स्क्वाड अभी क्यों नहीं पहुंचा है? सोमयकर ने मेरे साथ धोखा किया है। कांजा तुझे भागने नहीं देगा नागराज, क्योंकि जो शक्ति तेरे पास है तू उसका गलत प्रयोग कर सकती है। कांजा का रास्ता रोक बैठे वो कमांडोज, रुक जाओ वरना मारी जाओगी। पलक चपकते ही आसपास लगी कई पंडाल श्रोताओं ने खाली कर दिया था वहाँ। इधर बिजली की फुर्ती के साथ हीरक को घुमाया उसने, लेकिन बचो, ये अगर तुमसे छू गया तो तुम अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में खो जाओगे। कांजा, क्वीन सोजा को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे पास अब हीरक शक्ति नहीं रहने दूंगा मैं। उस तू क्वीन सोजा की मदद से यहाँ पहुँचा है, पर नागराज मैं तुम्हें अभी हीरक द्वारा अंतरिक्ष में भेज दूंगी। हाँ, उसी पर नागराज ने गिरा दिया वो तंबू। अब तो हीरक शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर नहीं कर पाएगी शैतान। कांजा सांप की तरह सरसरा कर निकल गया नागराज उस तंबू से बाहर। नागराज के पीछे पीछे ही सरसरा कर निकला नागानंद। शाबाश नागानंद, मैं जानता था कि तुम हीरक को उस दुष्ट से छीन कर ही लाओगे। इसी पल कई गनें उठ गई थी कांजा की ओर। चीख पड़ा नागराज, नहीं, कोई गोली न चलाए, उसे जिंदा पकड़ना होगा, वरना सोमेकर उर्फ किंग ऑफ डेथ स्क्वाड कभी हमारे हाथों नहीं लग सकेगा। नागराज ने उछाल फेंका तंबू। कांजा, अब मैं तेरी आंखों के सामने ही हीरक को नष्ट कर दूंगा। नहीं, उसे नष्ट मत करना नागराज। हीरक को जमीन पर दे मारा नागराज ने। क्वीन सोजा को दिया अपना वजन पूरा कर दिया है मैंने। नागराज पर वार करने के लिए उठी वह नाजुक कलाई को पकड़कर पीठ की ओर उमेड़ दिया था नागराज ने। कांजा, मुझे सोमेकर और उफ किंग ऑफ डेथ स्क्वाड का पता बताओ, जिसकी सह पर तुमने पूर्व प्रेसिडेंट था को गायब करना चाहा। उफ, इसी पल आकाश गूंज उठा हेलीकॉप्टर के शोर से, और ताबड़तोड़ गोलियां से छलनी बना दिया कांजा के शरीर को। गोलियों ने खलबली मचा दी थी वहां पर। हा, कांजा को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया मैंने। नागराज, अब तेरी बारी है। नागराज की कलाइयों से सरसराई वह नागरस्सियां। सोमेकर, तेरी ही तलाश थी मुझे, तू मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा नागराज। कई गोलियां नागराज की जिस्म में समा गई थी। सामने देख, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। उफ, ये टावर मुझे घातक चोट पहुंचा सकता है। सरपरस्तियों पर लटकता नागराज तेजी के साथ हेलीकॉप्टर की ओर उठता चला गया। बाल बाल बचा मैं। नागराज, तूने मेरे काम में बहुत बाधाएं खड़ी की है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से गिरकर तेरा जिस्म कई टुकड़ों में बदल जाएगा। अत्यंत क्रोध से गुर्रा उठा था नागराज। तेरा अंत आ गया है सोमेकर। रबड़ के गुड्डे के समान हवा में लहराया नागराज का जिस्म, और सीट से उछाल फेंका उसने सोमेकर को, लेकिन बिजली भरी थी उसके जिस्म में। तेरी मौत मेरा मिशन है नागराज। गिरने के साथ ही नागराज ने बल प्रयोग से उछाल फेंका अपनी छाती पर चढ़े सोमेकर को। अब मैं देखूंगा कि तेरा जिस्म नीचे गिरकर कितने टुकड़ों में बदलता है। नीचे झांका नागराज ने। गिर गया सोमेकर। सोमेकर अकेला नहीं जाएगा नागराज। लेकिन वो खुद ही हेलीकॉप्टर को उस मीनार से टकराने से ना रोक सका। पर खच्चे उड़ गए हेलीकॉप्टर की ओर, पायलट के भी। इधर तीव्र गति के साथ जमीन की ओर बढ़ रहा था सोमेकर। उफ, पैराशूट खुल क्यों नहीं रहा है मेरा? सोमेकर के पीछे था नागराज। उफ, अगर इस समय मैंने अपना सर्प पैराशूट का प्रयोग किया तो सोमेकर मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएगा। मुझे इसी गति से गिरना होगा। सर्कस का पंडाल चीरता चला गया सोमेकर का जिस्म। पूर्व गति के साथ नागराज भी समा गया उसी छिद्र में। लचीले जाल पर उछलकर नागराज सोमेकर से टकराया। तुम्हारा अंत नागराज के हाथों लिखा सोमेकर, शायद इसलिए तुम अभी भी जिंदा हो। किस्मत के धनी निकले थे दोनों, और शुक्र था उस समय सो का समय नहीं था। सरपरस्ती पर लहराया नागराज का जिस्म। सोमेकर, सर्कस के जार पर लड़ने की प्रैक्टिस भी कर ली होती तुमने। और घबरा उठा सोमेकर। नागराज, मैं नागराज से मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए।
नागराज की उस जबरदस्त ठोकर से सोमेकर कई फुट आगे उछल पड़ा। तेरे ही खूनी कारनामे पढ़कर मैं यहाँ आया था सोमेकर, अब तू बचकर भाग निकलना चाहता है। सोमेकर की खूनी निगाहें जा अटकी उन पिंजरों पर। नागराज, तू मुझे नहीं पकड़ सकता है, एकाएक करके आज़ाद करता चला गया वह उन पिंजरे में बंद जानवरों को। निकलो, बाहर निकलो और चीर कर रख दो नागराज को। इस शैतान ने पिंजरों में बंद उन भयानक व हिंसक प्राणियों को आज़ाद कर दिया है। शेर चीतों की भयानक दहाड़ व शोर से भगदड़ मचकर अफरा तफरी मच गई थी सर्कस में। उस शैतान ने पिंजरों के दरवाजों को खोल दिया है। पकड़ो उसे, मारो उसे। वन्य प्राणियों को जकड़ने को बढ़ चली थी नागराज की सरपरस्तियाँ। सर्कस के सीधे और डराए गए ये जीव भी स्वतंत्रता की सांस पाकर पुनः उग्र हो उठे और इन्हें खत्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बचाओ, नागराज के सामने गुस्ताखी नहीं चलेगी सिंहराज। ओह बचाओ। और तभी सोमेकर उर्फ किंग ऑफ डेथ स्क्वाड कहाँ गया? गायब हो गया वह। बेबस हो उठा सोमेकर। ओह नहीं सोमेकर, तेरा खेल अब खत्म हो चुका है दरिंदे। एक शिकंजा तेरे पाँव को कस चुका और दूसरा शिकंजा मौत का तेरी जिंदगी को कसने आ पहुंचा है। नागराज की उस जबरदस्त ठोकर ने सोमेकर की गर्दन की हड्डियां कड़कड़ा दी थी। और तब आप नागराज हैं ना, विश्व आतंकवाद के दुश्मन, आपने बचा लिया। आज अन्यथा ये प्राणी यहाँ मौत का भयानक तांडव मचा देते। मुझे इन प्राणियों के आतंक का उतना भय नहीं जितना कि इंसान के रूप में इस जानवर के स्वतंत्र रहने का था। लेकिन ये शिकंजा यहाँ किसने लगाया था? नागराज, ये हाथी न्याय ही भर्ती हुआ है और बेहद उग्र स्वभाव का है। कल रात इसने बेड़ियाँ तोड़ डाली थी। ये शिकंजा इसी के लिए यहाँ लगाया गया था जो इस इंसान पशु को जकड़ने के लिए काम आया। गहरी सांस ली थी नागराज ने और इस प्रकार हमेशा की तरह एक बार फिर आरंभ हो गया था मानवता के दोस्त अपराधियों के दुश्मन नागराज का सफ़र। और यहाँ के यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।